एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि फैंग मार्शल स्पिरिट लेवल में पहुंच गया होता है और वो उड़ने का प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन वो उड़ते उड़ते गिर जाता है जिससे उसे चोट लग जाती है। उसे गिरता देखकर उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। वहीं पर हंसने वाले इंसान को दिखाते हैं जो कि मार्शल बेनरेट लेवल का होता है और कहता है कि अकेले उड़ने का प्रैक्टिस करना आसान नहीं है। उसे देखकर फैंग सोचता है कि उसके साथ जितने भी लोग हैं वो सभी लोग स्पिरिट लेवल में हैं, कहीं इसका मतलब ये लोग भी ग्रैंड कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने तो नहीं जा रहे हैं ना। वहीं पर उसे देखकर एक बंदा अपने हेडमास्टर से पूछता है कि वो तो उड़ भी नहीं पा रहा है और उड़ना आसान क्यों नहीं है। हेडमास्टर कहता है कि वो बंदा बिना सिखाए लगभग उड़ लिया था, क्या तुम बिना मेरे सिखाए उड़ सकते हो। ये सुनकर उस बंदे का मुंह ही बंद हो जाता है। तभी रात होने ही वाला होता है, इसलिए वो सभी लोग वहीं पर आराम करने के बारे में सोचते हैं। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग आग जलाकर मीट पका रहा होता है और उसका स्मेल की तरफ सभी लड़कियां अट्रैक्ट हो रही होती है। ये देखकर फैंग उसे टेस्ट करने के लिए उन्हें देने लगता है, लेकिन वो बात लिटिल बॉल को बिल्कुल भी पसंद में नहीं आता है और वो बाहर आकर चिल्लाने लगा होता है। उसे देखकर सभी लड़कियां कहने लगी होती है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट है और उसे खरीदने के लिए भी पूछने लगते हैं। फैंग कहता है मुझे माफ़ कर देना लेकिन ये बिकाऊ नहीं है, और बॉल से कहता है कि तुम ज़्यादा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए और पका दूंगा। और दूर खड़े बंदे को देखकर वो कहता है कि वो बंदा मेरे रोस्टेड मीट के टेम्पटेशन को सह लिया है, आखिर किस तरह का बंदा वो होगा। ये बोलकर वो जाकर उसे भी एक पीस दे देता है। वो उसे लेकर उसे थैंक्स कहकर अपने बारे में बताने लगा होता है कि उसका नाम चैंग नान है और वो लुओ यू किंगडम से आया है। अपने बारे में बताकर वो उसके बारे में पूछता है। फैंग भी अपने बारे में बताकर उससे पूछता है कि क्या तुम लोग भी ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। ये सुनकर चैंग उसे अपने साथ चलने के लिए पूछता है। ये बोलकर वो खाने लगता है। उसे देखकर फैंग सोचता है कि ऑलरेडी एंसेस्टर के सेकंड इनेट रिलम में पहुंच गया है और ये जरूर सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए इससे फाइट करने में सच में मज़ा आ जाएगा। ये सोचकर वो उससे स्पेयर करने के लिए पूछता है। ये सुनकर वो बंदा थोड़ा सा चौंक जाता है और चौंकते हुए पूछता है क्या तुम सीरियस हो। जहाँ तक मैं तुम्हें ऑब्जर्व किया हूँ तुम सिर्फ स्पिरिट लेवल के अर्ली स्टेज में ही हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बुरी तरह से पिट जाओगे। फैंग कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरे पास मोटी चमड़ी है और अगर मैं पिट भी जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं खुद ही पिटने के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए वो इससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं पर वो सब देखकर वही बंदे हेडमास्टर से कहता है कि चेंग नन हमारा जीनियस है जिससे हमने अपने कंट्री के पावर से ट्रेन किया है और उसका ताकत हमारे कंट्री के टॉप 3 में आ सकता है, इसलिए उस बंदे से फाइट करना आपको नहीं लगता कि ये बुलिंग होगा। इसका जवाब देते हुए वो कहते हैं कभी ये कहना हार्ड होगा। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों अपने पंचों से हमला कर देते हैं जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों ही पीछे हो जाते हैं। और चेंग अपना हाथ देखकर सोचता है कि आखिर स्पिरिट लेवल में होकर भी उसके पास इतना ज़्यादा पावर कैसे हो सकता है। वहीं पर ये देखकर वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बंदा भी वही डाउट पूछता है। उसका हेडमास्टर कहता है कि मेरे हिसाब से वो बंदा ई क्रिस्टल को रिफाइन कर लिया होगा, इसलिए उसके पास इतना ज़्यादा पावर आ गया होगा। दूसरी तरफ चैंग उससे कहता है कि वो काउंट नहीं होगा क्योंकि मैं पूरी तरह से तैयार नहीं था, फिर से करते हैं। ये सुनकर फैंग उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, अपना पूरा ताकत यूज करने पर हिचकिचाना मत। ये बोलकर वो लोग फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार पहली बार से ज़्यादा बड़ा धमाका होता है। वो देखकर हेडमास्टर भी सोचने लगा होता है कि ऑब्वियसली उसके पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, लेकिन फिर भी आखिर वो किस तरह का कल्टीवेशन बीस्ट है जो कि एंसेस्टर लेवल वाले से फाइट कर ले रहा है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग फाइट करना जारी रखते हैं। वो देखकर बाकी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं क्योंकि वो उससे इवेंटली मैच हो गया होता है। तभी फैंग उससे कहते हैं कि ऐसा फाइट करने में मज़ा नहीं आ रहा है, अपना पावर को कंट्रोल करना बंद करके पूरा ताकत के साथ फाइट करो तब मजा आएगा। ये सुनकर चैंग हंसते हुए कहते हैं कि अब जबकि तुम खुद ही इनिशिएटिव लिए हो तो अब मैं अपना ताकत को छुपाऊंगा नहीं। ये बोलकर वो अपना पूरा पावर का यूज करने लगता है। वो देखकर फैंग कहता तो ठीक है, मैं भी अपना पूरा पावर का यूज करूंगा। ये बोलकर वो अपने क्लीन आर्म को एक्टिवेट कर देता है। वो देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए होते हैं कि आखिर वो किस तरह का मॉन्स्टर वो है। वहीं पर उन्हें दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों फिर से अटैक कर देते हैं और इस बार का अटैक से चेंग को काफ़ी जोरदार चोट लग जाती है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि उसका हाथ टूटने वाला हो। वो देखकर वो पूछते हैं कि आखिर किस तरह का मॉन्स्टर तुम हो। फैंग कहता है कि ये एक स्पेशल सीक्रेट टेक्निक है जो कि मुझे लक से मिला है। उसकी बातें सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरानी से कहता है तो क्या इसका मतलब एंशिएंट सीक्रेट टेक्निक सच में एग्जिस्ट करती है। और बैठकर कहने लगा होता है कि अब मैं तुमसे और कम्पीट नहीं कर पाऊंगा, तुम तो सच में एक मॉन्स्टर हो। लेकिन फैंग उसे फिर से उठाकर उसे पूरा ताकत का यूज करके फाइट करने के लिए कहने लगता है और कुछ देर तक मनाने के बाद वो लोग फिर से फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण फैंग अब थोड़ा बहुत उड़ने भी लगा होता है। और फाइट खत्म करने के बाद वो फैंग से कहते हैं कि लगता है कि हम दोनों डिस्टाइंड है, इसलिए किसी कारण से मुझे तुमसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ये सुनकर फैंग थोड़ा सा हैरान होते हुए पूछता है क्या कहीं तुम गे तो नहीं हो ना। ये सुनकर चैंग जल्दी से अपने मुंह को बंद करके कहने लगा होता है कि ये मैंने क्या कह दिया, और जल्दी से उसे समझाने लगा होता है कि मुझे गलत मत समझना, ये वैसा वाला प्यार नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन तभी फैंग जल्दी से उससे दूर होकर कहने लगा होता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम जितना एक्सप्लेन करोगे मैं उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते जाऊंगा। ये बोलकर वो भागने लगा होता है और चैंग भी उसके पीछे भागते हुए कहने लगा होता है कि मुझे कम से कम समझाने तो दो।
वहीं पर वो सभी बातें सुनकर सभी लड़कियां कहने लगी होती है, तो इसीलिए वो हमारी तरफ देखता भी नहीं था। इसके बाद और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और बातें करने पर उसे फैंग के बारे में और पता चलता है। उसके बारे में वो सभी बातें जानकर चैंग थोड़ा सा हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हारे जैसा जीनियस सच में लोअर मिडिल क्लास साइलम किंगडम से आया है। फैंग हाँ में जवाब देकर पूछता है कि ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है क्या। चैंग उससे कहता है कि जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जिन डायनेस्टी में हाई, मिडिल, लो और ऑर्डिनरी किंगडम एग्जिस्ट करते हैं और ऑर्डिनरी किंगडम को छोड़कर बाकी सभी किंगडम अपर, मीडियम और लोअर क्लास में डिवाइडेड है। मीडियम किंगडम में मार्शल एंसेस्टर सबसे ताकतवर माना जाता है, लेकिन तुम इतना कम एज में ही इतना ज्यादा पावर को ऑब्टेन कर लिए हो, तो ऑफ कोर्स ये काफी ज्यादा हैरानी वाली बात है। फैंग कहता है कि साइलम अभी तक लोअर मिडिल क्लास का किंगडम इसलिए है क्योंकि ग्रैंड टूर्नामेंट में हमारा पुराना रिकॉर्ड बहुत ही बेकार रहा है और मैं इस बार पार्टिसिपेट करके अपने किंगडम के रैंक को बढ़ाना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उससे उस कंपटीशन के रूल के बारे में पूछता है क्योंकि उससे अच्छी तरह से रूल पता नहीं होता है, इसलिए वो रूल बताना स्टार्ट करते हैं कि वो टूर्नामेंट 2 स्टेजेस में बटा हुआ है। पहला स्टेज किंगडम का रैंकिंग के बारे में है जिसमें जिन डायनेस्टी के लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। सभी किंगडम अपने 10 लोगों को चुनकर एक रिंग बनाकर अपने से हायर रैंक वाले किंगडम को चैलेंज करते हैं, जिसमें अगर वो जीत जाता है तो उनका रैंक बढ़ जाएगा और हारने वाला किंगडम का रैंक गिर जाएगा। और दूसरा स्टेज मेन इवेंट होता है जिसमें पूरा डायनेस्टी से 30 साल के अंदर वाले लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें चाहे कितने ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और पूरा कंपटीशन खत्म होने के बाद टॉप 3 विनर वाले को सेंट माउंटेन में एंटर करने का मौका दिया जाएगा। सेंट किंग माउंटेन जिन डायनेस्टी का सबसे ग्रेटेस्ट हेरिटेज होता है और वहीं पर जिन डायनेस्टी के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टिवेटर को कल्टिवेट किया जाता है। अगर कोई उसमें एंटर कर जाता है तो उसका फैमिली मेंबर को जिन डायनेस्टी वाला क्राउन पहनाएगा और वेसल भी बन सकता है और रॉयल फैमिली भी बन सकता है। वो उसका पूरा रूल रेगुलेशन बताकर उससे कहता है कि साइलम किंगडम काफी ज्यादा लकी है कि उसके पास तुम हो। इतना बोलकर वो उसे कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट के बारे में बताना स्टार्ट कर देता है, जिसमें से कुरान किंगडम का बाई ई नाम का बंदा होता है जो कि हाई वुड एट्रीब्यूट फिजिक वाला होता है। और उसके बारे में रूमर्स ये कहते हैं कि जब उसका जन्म हुआ था तब पूरा शहर का फल, फूल, पेड़ सभी म्यूटेट हो गए थे और जन्म के कुछ ही टाइम के बाद वो अपने आसपास के वातावरण को चेंज करने वाला पावर को ऑब्टेन कर लिया था। 8 साल की उम्र में अप्रेंटिस, 10 साल की उम्र में मास्टर, ऐसे ही करते करते वो 15 साल की उम्र में मार्शल एंसेस्टर लेवल में पहुंच गया था। लेकिन एंसेस्टर लेवल के बाद से उसके बारे में कोई भी नया जानकारी सुनने को नहीं मिल रहा है और मैंने ये भी सुना है कि उसे काफी सारा मौका मिला है और अब वो 23 साल का हो गया है, इसलिए वो जरूर इसमें पार्टिसिपेट करेगा। दूसरा बंदा यूकी किंगडम का तोंग चोंग है जो कि कुछ साल पहले सिर्फ अपने हाथों से ही वो मार्शल एंसेस्टर का 5th इनेट लेवल वाला फैमिली को खत्म कर दिया था और वो एक बंदे को भी नहीं छोड़ा था। सिर्फ यही एबिलिटी उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर को प्रूव करने के लिए काफी है। इसके बाद तीसरा, चौथा और बाकियों के बारे में उसे बता देता है। उन सभी के बारे में सुनकर फैंग को अपना औकात के बारे में पता चल गया होता है और वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगा होता है कि जिस 7 लोगों के बारे में तुम बोले हो मुझे नहीं लगता कि मैं उन्हें फेस भी कर पाऊंगा। चैंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि ज्यादा घबराओ मत, मुझे पता है कि तुम्हारे ताकत के बल पर तुम उनसे जरूर मैच कर लोगे। ये सुनकर फैंग काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर उन्हें फेस करने के लिए तैयार होने लगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर उससे कहते हैं कि तुम एक और पर्सन के बारे में भूल गए हो और वही सबसे बड़ा थ्रेट है। ये सुनकर वो दोनों थोड़े से चौंक कर उसके बारे में पूछने लगते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि वो बंदा खुद को द डेविल कहता है। उसका नाम सुनकर वो दोनों थोड़े से क्यूरियस हो जाते हैं और उसके बारे में पूछने लगते हैं। वो बताते हैं कि द डेविल बंदा ओरिजिनली में इंपेरियल डायनेस्टी का पावरफुल फैमिली का एक गार्बेज टैलेंट था। जब वो 15 साल का था तब उसका फैमिली को बाकी का फैमिली मिलकर खत्म कर दिया था और वो अकेले ही था जो कि बचकर निकल गया था और 10 सालों तक चिपकर रहा था। लेकिन सरप्राइजिंगली वो पिछले साल वापस आ गया और वो पॉइजन टेक्निक को सीख लिया था और उसने अकेले उन सभी फैमिली को खत्म कर दिया जिसने उसे ऑफेंड किया था और वो ऑलमोस्ट पूरा फैमिली को जहर देकर खत्म कर दिया था। वो सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और चैंग पूछता है कि अभी आपने कहा कि डेविल इंपेरियल डायनेस्टी फैमिली से है और इंपेरियल डायनेस्टी के लोग तो डायरेक्टली बड़ा टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, क्या वो डेविल इसमें पार्टिसिपेट करेगा? वो कहते हैं कि उस डेविल का मूवमेंट के बारे में कुछ गेस किया नहीं जा सकता है। वो ऑलरेडी 26 साल का हो गया है, अगर वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो फिर उसे दूसरा चांस नहीं मिलेगा। इसके बाद 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग प्रैक्टिस करते करते ब्रेक थ्रू कर लेता है और उसके बाद वो लोग कुछ दिन तक चलने के बाद इंपेरियल कैपिटल पहुंच गए होते हैं जहाँ पर सिर्फ बाहर का गार्ड स्पिरिट लेवल का होता है। वो सभी लोग कैपिटल में एंटर कर जाते हैं और बाय बोलकर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और फैंग पता करके अपने किंगडम के कोर्टयार्ड में पहुंच जाता है और जाते हुए सोचता है कि मैं सोच रहा हूँ कि वो दोनों यहाँ पर पहुंचे होंगे या फिर नहीं पहुंचे होंगे। ये सोचकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी बंदे की आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ सुनकर फैंग उस दिशा में देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ लोग उसके बंदियों को छेड़ रहे होते हैं। वो देखकर फैंग थोड़ा सा चौंक जाता है। तभी वहाँ पर उसका डीन जाकर उनसे कहते हैं कि आप लोग हमारे जैसे छोटे किंगडम वाले को बुली क्यों कर रहे हैं। इसका जवाब देते हुए वो उससे भी बदतमीजी से बातें करते हुए कहते हैं कि अपने आप को समझते क्या हो, अगर अभी हम चाहे तो तुम्हारे किंगडम को खत्म कर सकते हैं। ये सुनकर फैंग उसके पास जाते हुए कहते हैं कि मैं भी तो देखूं कि आखिर किसका इतना हिम्मत हो रहा है कि वो मेरे किंगडम को खत्म करने के बारे में बोल रहा है। फैंग को देखकर वो दोनों लड़कियां जाकर उससे लिपट गए होते हैं। ये देखकर फैंग थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है
है कि सभी लोग देख रहे हैं। वहीं पर ये देखकर वो दोनों बंदे काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगे होते हैं कि हमारे यंग मास्टर एक को भी नहीं ले पाया और वो नेमलेस बंदा आकर दोनों को ले लिया है। ये बोलकर वो उसे सबक सिखाने जाने लगता है, लेकिन तभी यंग मास्टर जुआंग कहता है कि वायलेंस से उन लड़कियों को चोट लग सकती है। ये बोलकर वो उन तीनों को 100 क्रिस्टल में खरीदने के लिए कहता है। ये सुनकर फैंग कहते हैं कि तुम्हारे पास इतना सारा क्रिस्टल है, कहीं इसका मतलब तुम्हारा फैमिली गैम्बलिंग हाउस तो ओन नहीं करती है ना। उसका बंदा बताने लगा होता है कि हाँ हम लोग ओन करते हैं। इसका जवाब देते हुए फैंग कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं खुद ही वहाँ पर जाकर क्रिस्टल ले लूंगा, तुमसे मैं सिर्फ 100 क्रिस्टल को क्यों लूंगा। पता नहीं क्यों पर तुम्हारे गैम्बलिंग हाउस में जाने का मन करने लगा है। क्या यंग मास्टर जुआंग मेरा वेलकम नहीं करेंगे क्या। ये सुनकर जुआंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम क्रिस्टल को नहीं निकाल पाओगे तो वो तीनों ब्यूटी मेरी हो जाएंगी। वो देखकर यूनिंग उससे कहती है कि तुम हमें बेड पर कैसे लगा सकते हो। फैंग कहते हैं कि तुम लोग ज़्यादा चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उसका यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।